चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत लकी हैं कि सबसे पहले आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो पहली बात तो हम बहुत कम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है टाइमिंग ऑफ इवेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है। मतलब 100% में से यदि मैं मान के चलूँ तो ओवरऑल 95 टू 98% की एक्यूरेसी देता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी टाइमिंग ऑफ इवेंट की। और सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि भले ही आपका टाइम गलत भी हो, या उतना एक्यूरेट ना हो, या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो भी इससे इवेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है। जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, तो पहले बार में आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया और आपने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप ये मान के चलें कि इससे अच्छा ज्योतिष के जगत में, पूरे जगत में, इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए। ठीक है। हाँ, यदि और भी सिस्टम की हम बात करें, तो वो सिस्टम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैंने आपसे कहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा विद्याएं होती हैं, तो वो विद्याएं आपको सपोर्ट करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि चलो, एक विद्या ने यदि ये इवेंट यहाँ पर बोला है, तो यदि वही चीज़ कोई दूसरी विद्या भी अपन को अलाउ करती है कि चलो, ये इवेंट यहाँ से भी दिख रहा है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो, ये मल्टीपल विद्याओं से इवेंट दिखाई दे रहा है, तो ये अब होना तय है। जिसको आप, यदि मैं ये कहूँगा कि यदि आप इसको पेपर में भी लिख कर दे देना और सील साइन करवा भी दें कोर्ट कचहरी के मामलों में कि मैंने यदि बोला है तो ये बोला है, ये होगा मतलब होगा, ये इस लेवल की विद्या है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष जगत की सबसे अच्छी विद्या मानी जाती है, सबसे एक्यूरेट विद्या मानी जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जेमिनी के जो शास्त्र हैं, जो इसके आर्टिकल्स हैं, जो इसकी किताबें हैं, पहली बात तो किताबें ही नहीं हैं। जो किताबें हैं, उन किताबों में इसका नॉलेज नहीं है, और इसको पढ़ाने वाले भी कम हैं। लेकिन जिन लोगों की भी प्रिडिक्शन अच्छी होगी, उनको इस विद्या का बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया है कि ये विद्या क्या है और क्या कर सकती है। तो जैमिनी ज्योतिष में अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा, जितने मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दिए हैं, आई थिंक 8-9 वीडियो शेयर कर दिए हैं, उसमें हमने जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल के बारे में ही बात की है। और ये बेसिक फंडामेंटल जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा डिग्री सिस्टम पे चल रहा है, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष जो है वो कारक पे चलती है। और कारक जो है वो जैमिनी ज्योतिष में 7 से 8 माने गए हैं। तो ये जो कारक हैं, बेसिकली आपने देखा है कि आपकी कुंडली में हर ग्रह की अपनी कुछ, कोई ना कोई डिग्री होती है, और उस डिग्री के अकॉर्डिंगली आप उन ग्रहों को कोई ना कोई कारक ग्रह रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप वहां पर देखते हैं कि आपकी कुंडली का जो भी ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का होता है, उसको आप आत्मा कारक ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो ग्रह उससे कम डिग्री का होता है, उसको आप अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो उससे कम डिग्री का होता है, तो जो क्रम है बेसिकली कारकों का, तो चर कारक माने गए हैं और अचर कारक माने गए हैं। कारकों की दो कैटेगरी डिफाइन की गई है, चर कारक और स्थिर कारक। स्थिर कारक का मतलब है कि हमारे कुंडली में जो कारक स्थिर चीजों को रिप्रेजेंट करता है, या जो स्थायी रूप से उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम स्थिर कारक कहते हैं। और स्थिर कारक का ज्यादातर जो प्रयोग है वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जबकि जो चर कारक हैं उनका हम यूज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, क्योंकि ये हर कुंडली के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हर कुंडली के हिसाब से ये जो चर कारक हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो चर कारक जो हैं वो 7 कारक माने गए हैं। पहला होता है आत्म कारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा भात्र कारक, फिर मात्र कारक,
पुत्र कारक, यहाँ पे ये जो पुत्र कारक है ये पितृ कारक भी कहला जाता है। इसके बाद आता है ज्ञाति कारक और दारा कारक। आत्म कारक का मतलब है सेल्फ पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फर्स्ट हाउस की जो पर्सनालिटी कैरेक्टर होता है वो आत्म कारक है। अमात्य कारक जो है वो दो, मतलब फाइनेंशियली स्टेटस को बताता है, जो प्रोफेशनल एरिया है पूरा पैसे से संबंधित हो, नौकरी चाकरी से संबंधित हो, वो हर चीज अमात्य कारक से देखी जाती है। भात्र कारक जो है वो कुंडली के थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मात्र कारक जो है वो कुंडली के फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। पुत्र कारक जो है वो कुंडली के फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, पूर्वजनों को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञाति कारक जो है वो कुंडली के 6, 8, 12 को रिप्रेजेंट करता है। और दारा कारक जो है वो कुंडली के 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी के बचे हुए जो घर हैं उनको भी बाकी के ये जो कारक हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये कारकों को देखा जाता है। जो आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह होगा वो आत्म कारक होगा, उससे कम डिग्री का जो ग्रह होगा वो अमात्य कारक होगा, उससे कम डिग्री का जो होगा वो भात्र कारक होगा। इस तरह से ये कम डिग्री अधिक डिग्री से कम डिग्री के फ्लो में चलता है बेसिकली पैमाना। आप देखते हो कि आपके चार्ट में जो ग्रह हैं उनकी कोई ना कोई डिग्री होती है। कोई प्लेनेट 2 डिग्री का भी होता है, कोई 10 का भी होगा, कोई 20 का भी होगा, कोई 25 का भी होगा। तो डिग्री का एक फिक्स्ड रूल है कि जो आपको पता है कि एक राशि की जो डिग्री होती है वो 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री में से एक प्लेनेट 30 डिग्री के स्पैन में ही ट्रांजिट करता है बेसिकली, कि 0 डिग्री से 30 डिग्री में यदि वो ट्रांजिट कर रहा है तो एक राशि में ट्रांजिट करेगा करेगा। तो जो यहाँ पर आत्म कारक से दारा कारक की जो यात्रा है वो आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही दिखाई देगी हर चार्ट में। अब यहाँ पर दो कारक और बनते हैं, राहु और केतु। बट राहु और केतु को हम कारकों की कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं या कुछ ऐसे टेक्स्ट भी रहे हैं जहां उन्होंने राहु केतु को भी कंसिडर किया है। बट यहाँ पर साफ साफ मोस्टली जो यूजेस में देखा गया है वहां पर राहु केतु को हम यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे का भी सिद्धांतिक भेद है, विचार है, जो कि हमने वीडियोस में बताया हुआ भी है क्यों हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको मैंने वीडियोस जो शेयर किए हैं उसमें एग्जाम्पल दे देकर ये बताया हुआ है कि किस तरह से आप ये कारकों को कैलकुलेट करते हैं। फिर भी मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा बता दूंगा ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो देखिए, यहाँ पर जो हर कारक है वो, जितने भी कारक है ना, वो किसी ना किसी हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। ये 12 हाउसेस को ही ये पूरे के पूरे कारक जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब इन कारकों को देखना कैसे है ये आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लगाया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर कि ये एक कुंडली है। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रहों की डिग्री दिखी हुई है। अब यहाँ पर हमने 7 ग्रह लिखना है, राहु केतु को छोड़कर जो बसते हैं ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक को, उनको ही यहाँ पर हमको कंसिडर करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य की डिग्री 9 है, चंद्रमा की डिग्री 6 है, मंगल की डिग्री 21 है, बुध की डिग्री 28 है, गुरु की डिग्री 7 है, शुक्र की डिग्री 23 है, शनि की डिग्री 28 है। तो सूर्य से लेकर शनि तक हर कोई ना कोई ग्रह एक डिग्री को लेकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इस चार्ट में सबसे ज्यादा जो ग्रह है, सबसे ज्यादा डिग्री है वो किस ग्रह की है? बताओगे आप पंकज जी, किस ग्रह की यहाँ पर सबसे ज्यादा डिग्री आपको शो हो रही है? सनी की। शनि की। क्यों? क्योंकि देखिए शनि की जो डिग्री है वो 28 डिग्री है। और 28 डिग्री के साथ साथ उसमें 30 मिनट लिखा हुआ है। 28 डिग्री और 13 मिनट, 13 मिनट। तो आपको मिनटों पे भी ध्यान देना है, आपको सेकंडों पे भी ध्यान देना है। क्योंकि ऐसे भी कई चार्ट आते हैं जहां पर एक एक से ज्यादा ग्रहों की डिग्रियां एक सी होती हैं लेकिन उनके मिनट और सेकंड में अंतर होता है, तो उसको हम वहां से डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि शनि की डिग्री भी 28 है और बुध की डिग्री भी 28 है। बट शनि की जो डिग्री है उसका जो मिनट है वो 13 मिनट है, जबकि बुध की जो मिनट है वो है 11 मिनट। तो 13 तो 11 से ज्यादा ही होता है। तो हम यहाँ पे शनि को सबसे पहला कारक ग्रह मानेंगे।
और यदि पहला कारक ग्रह मानेंगे तो पहला कारक ग्रह हमारा कौन सा होता है? आत्म कारक ग्रह होता है। तो पहला कारक इस कुंडली का हमारा शनि बनता है। अब शनि से छोटा कौन हो गया फिर? शनि से छोटा हो गया बुध, क्योंकि बुध की डिग्री कितनी है? 28 डिग्री 11 मिनट। तो वो उससे कम हो गया, इसलिए हमने उसको दूसरा टाइप का कारक ग्रह कह दिया, जिसको हम अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। फिर आता है तीसरा। तीसरा कौन आता है? भात्र कारक। तो भात्र कारक मतलब जिसकी अमात्य कारक ग्रह से डिग्री कम होगी वो भात्र कारक होगा। तो बुध की डिग्री 28 डिग्री थी, तो अब बुध से भी छोटा कौन है? तो बुध से छोटा है फिर शुक्र। शुक्र की जो डिग्री है वो 23 डिग्री है, 23 डिग्री 43 मिनट। तो ये इस कुंडली का भात्र कारक ग्रह बन जाएगा। इसी प्रकार से भात्र कारक ग्रह से भी जिसकी डिग्री कम होगी वो मात्र कारक बनेगा। तो मात्र कारक ग्रह के लिए जो आता है वो मंगल आता है, क्योंकि मंगल की डिग्री कितनी है? 21 डिग्री, है ना, 21 डिग्री 8 मिनट। तो हम यहाँ पे मंगल को मात्र कारक कहेंगे। फिर मात्र कारक से भी छोटा यदि कोई ग्रह है डिग्री वाइज, तो वो कौन है? सूर्य। क्योंकि 21 फिर जो मंगल है, मंगल से भी कम किसकी डिग्री है? सूर्य की डिग्री है। सूर्य की डिग्री कितनी है? 9 डिग्री 40 मिनट। तो हम यहाँ पे जो पुत्र कारक है उसको हम सूर्य का कारक ग्रह कहेंगे। अब इससे भी कम किसका है? ज्ञाति कारक। तो ज्ञाति कारक की डिग्री कितनी है? यहाँ पर गुरु है इस कुंडली में 7 डिग्री। तो 7 डिग्री का गुरु बन गया, तो वो ज्ञाति कारक बन गया। अब ज्ञाति कारक के बाद कौन आता है? दारा कारक। तो दारा कारक की जो डिग्री है, जो इस कार्ड में चंद्रमा बन रहा है, और चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री है। तो यहाँ पे ज्ञात जो दारा कारक है वो चंद्रमा बन गया। इस तरह से हमारी इस कुंडली में आत्मा कारक से लेकर दारा कारक ग्रह कैलकुलेट हो जाते हैं। आत्म कारक से लेकर दारा कारक तक कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इतना तो आई थिंक आप लोगों को आना ही चाहिए, और आता ही होगा। आता है ना पंकज जी, कि नहीं आता? हाँ जी सर। तो आप लोगों ने अपने चार्ट में निकाले ये सब? हाँ सर, मैंने देखा था ये कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो उसके आगे का स्टेप नहीं समझ में आ रहा था, जो स्वांग और वो करकांश मैं वाला कर, जो बता। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जी। बट अभी इतना तो निकाल लिया ना आपने? हाँ हाँ जी कॉपी जी में जी। निकाला है इसको, पेपर कॉपी में? पेपर कॉपी मैंने निकाला, वो फोन पे देखा था, बट नहीं, कर फोन में लेता हूँ। केवल देखना बस नहीं है अपन को, क्योंकि इस वीडियो देने का मतलब ये है कि आप व्यक्ति सबसे पहले अपनी कुंडली में लगा कर देखता है। ठीक है? यदि केवल आप देखेंगे देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप अपनी कुंडली को रखिए सामने, एक दो कुंडली अपने घर वालों की रखिए, और जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन अपनी कुंडली और अपने घर वालों की कुंडली में लगा कर देखिए। तभी तो समझ में आएगा ना कि काम चीजें काम कैसे करती हैं। अब केवल आप देखोगे देखोगे तो देखने से काम नहीं होगा। देखने से तो आप भूल ही जाओगे। उसकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है जी? जी तो अभी आप फटाफट अपनी कुंडली में देखिए और निकालिए, जब तक हम आगे के और कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो मधु जी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाँ ये समझ में आ गया मुझे। कि कैसे हम आत्मकारक और दारा वारा कारक जितने भी हैं कारक, वो कैसे निकाल रहे हैं डिग्री वाइज? ये समझ में आ गया। ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लेते हैं। इसमें आप देखिए, ये कुंडली है, इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह बुध क्यों है? बताओ मुझे जरा। आत्मकारक ग्रह बुध क्यों होता है? बुध क्यों है इस कुंडली में? जिसकी डिग्रियां लिखी हुई है यहाँ पर। क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, इसलिए। सेकंड नंबर पे कहाँ आ रहा है? ये डिग्री वाइज। सेकंड नंबर पे आ रहा तो अमात्य कारक नहीं बनता? अच्छा सॉरी, आत्मकारक, हाँ फर्स्ट नंबर पे आ रहा है इसलिए। क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो सबसे ज्यादा डिग्री है इस चार्ट में, 29 डिग्री 58 मिनट। इसलिए वो ओके। आत्मकारक ग्रह बना। यदि वो सेकंड नंबर पे आता डिग्री वाइज तो वो अमात्य कारक बनता। तो अमात्य कारक हाँ जैसे यहाँ पे गुरु बना हुआ है, क्योंकि गुरु की डिग्री जी। यहाँ पे कितनी है? 23 डिग्री 27 मिनट। हाँ। फिर भाद्र कारक आ रहा है उससे कम, चंद्रमा का। चंद्रमा हम्म, की डिग्री कितनी है? 17 डिग्री 7 मिनट। तो इस तरीके से वो क्रम देखा जाएगा। ये जो चर कारक हैं ये फिक्स्ड हैं,
कि आत्मकारक आएगा, उसके बाद अमात्य आएगा, फिर भात्र आएगा, फिर मात्र आएगा, फिर पुत्र आएगा, ज्ञाति आएगा, दारा कारक आएगा। तो हम्म। जो डिग्री है वो आपको ध्यान में रखना है। अब मान लो यहाँ पर दो ऐसे प्लैनेट होते जिनकी डिग्री काफी एक सी होती, फिर क्या करते? फिर उनका मिनट देखते। मान लो मिनट भी समान है एक साथ, जैसे मान लो यहाँ पे राहु केतु को एग्जाम्पल समझ लें, कि वैसे राहु केतु को हम्म। लेते नहीं है, बट राहु केतु को देखो यहाँ पे डिग्री एक सी है, 19 डिग्री 56 मिनट। फिर क्या देखते? हाँ हाँ। फिर आप बताएं कि क्या देखते, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जरूर लिखा रहता है, तो उसमें सेकंड लिखा होता है। ठीक है। अच्छा। हाँ। उसमें जैसे डिग्री है, फिर मिनट है, उसके बाद सेकंड भी लिखा होता है। तो वहां पर यदि हम्म। दो प्लेनेट के या दो से अधिक प्लेनेट की डिग्रियां आपस में चल रही हैं, मिनट आपस में चल रहे हैं, तो वहां पर आप सेकंड पे देखेंगे। वैसे बहुत कम ऐसे चार्ट मिलेंगे आपको कि जिसमें मिनट लेवल पे आपको देखना पड़े। मोस्टली आपको ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, मतलब हम्म। रेयर केसेस में अभी तक तो मैंने भी खुद नहीं देखे हैं, लेकिन कभी अच्छा। ऐसा आता है तो वहां पर आप मिनट और सेकंड से ही आप उसको डिफरेंशिएट करोगे फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो कारक होते हैं, ये कारक हर हम्म। किसी ना किसी घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है थोड़ा वैदिक से अलग चलता है। वैदिक में अपन हाउस को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, फिर लॉर्ड को देखते हैं, बट इसका जो थोड़ा सिस्टम है वो अलग है। तो आप लोगों को जिसको वैदिक आती है उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट इसको हैबिट में डालना है, क्योंकि ये ज्योतिष जगत की सबसे ज्यादा सटीक विद्या मानी जाती है। और सटीक विद्या मानी ही नहीं जाती, अभी जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब इसके दम पर आप किसी व्यक्ति को नोटरी के पेपर में भी प्रिडिक्शन लिख कर दे दोगे ना, तो वो कट नहीं हम्म। सकती। ठीक है, कट अच्छा। नहीं सकती, ये इतनी एक्यूरेसी है। तो आपको यहाँ पर इस चीज को समझना है कि ये जो चर कारक हैं, इन चर कारक में जो ज्ञाति कारक है वो सबसे ज्यादा अशुभ कारक माना जाता है, सबसे ज्यादा अशुभ। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि भाई कुंडली के जो 6 8 12 घर होते हैं वो सबसे ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारे जीवन में उठक पटक, परेशानियां, समस्याएं देखने को मिलती हैं। वैसे ही जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो ज्ञाति कारक होता है वो 6 8 और 12 घर को रिप्रेजेंट करता है, और वो सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। ठीक है। अब 6 8 12 का मतलब ये नहीं हुआ कि वो केवल आपको खराब रिजल्ट ही देगा, वो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, बुरा रिजल्ट भी देगा, क्योंकि 6 8 12 में अच्छी चीजें भी हैं और खराब चीजें भी हैं, है ना। तो जैसे छठवां घर आपको नौकरी देता है तो छठवां घर बीमारी भी देता है। आठवां घर यदि आपको ज्योतिष देता है तो वो आठवां घर आपको परेशानियां भी देता है। 12वां घर यदि आपको विदेश यात्राएं देता है तो 12वां घर आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी देता है। तो हर ग्रह की अपनी कुछ अच्छी खासियत भी है और बुरी खासियत भी है, बट इनमें बुरे होना ज्यादा बनता है, इसलिए ज्ञाति कारक को थोड़ा खतरनाक कहा गया है। तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, आस्पेक्ट, दृष्टि पर, कि यहाँ पर बेसिकली जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं। देखिए, वैसे तो आपने जितने भी सिस्टम पढ़े हैं हर सिस्टम की अपनी अलग दृष्टियां हैं, बट चूंकि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टियां नहीं होती। यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो देखते हैं राशियों की मदद से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो दृष्टियां होती हैं वो होती हैं ग्रहों की, कि भाई हर ग्रह की अपनी दृष्टि है। सूर्य ग्रह 7वीं दृष्टि से देख रहा है, गुरु अपनी 5 7 9 की दृष्टि से देख रहा है, शनि जो है वो 3 7 10 की दृष्टि से देख रहा है। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दृष्टियां होती हैं वो राशियों की दृष्टि होती है, वो ग्रहों की दृष्टियां नहीं होती। और यहाँ पर ग्रह जो हैं वो राशियों की मदद से देखा करते हैं। अब राशियों की दृष्टियां क्या होती हैं, तो राशियों को हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक होती है चर राशियां, और दूसरी होती हैं स्थिर राशियां, और तीसरी होती हैं जीव स्वाभाविक राशियां। चर राशियां जो होती हैं वो मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां होती हैं।
वहीं स्थिर राशियां जो होती हैं वो सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि होती है। और जो द्वितीय स्वाभाविक राशियां होती हैं वो मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां होती हैं। तो 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। 3, 6, 9 और 12 ये द्वितीय स्वाभाविक राशियां हैं। तो पहला इसका जो नियम है कि ये देखती कैसे हैं, तो इनका देखने का सिंपल तरीका है कि जो चर राशियां होती हैं वो स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियां जो हैं वो चर राशियों को देखती हैं, और द्वितीय स्वाभाविक जो राशियां हैं वो आपस में ही एक दूसरे को देखती हैं। तो चर राशियां स्थिर राशि को देखती हैं, स्थिर राशियां चर राशि को देखती हैं, और द्वितीय स्वाभाविक राशियां आपस में ही एक दूसरे को देखती हैं। ये हो गया एक नियम। दूसरा जो नियम है कि यदि चर राशि है तो वो अपने से दूसरे घर की जो राशियां होती हैं, अपने से दूसरे घर पे जो राशियां होती हैं उसको बस कभी नहीं देखती। जैसे एक के बाद दो आता है ना। मान लो चर राशि क्या है, 1 नंबर, और स्थिर राशि क्या है, 2 नंबर। तो जो चर राशि है वो है 1 नंबर और स्थिर राशि है 2 नंबर। तो 1 नंबर की राशि को 2 नंबर की राशि को देखना चाहिए, नियम के अनुसार। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्या पंकज जी? हाँ, ये सब। हाँ, देखना तो चाहिए, लेकिन हाँ। इसका एक नियम है कि जो उस राशि के सेकेंड हाउस में पड़ जाएगा ना, उसको वो नहीं देखेगी। ठीक है? तो 1 नंबर की राशि कभी भी 2 नंबर की राशि को नहीं देखेगी। 1 नंबर की राशि 5 नंबर को देखेगी, 8 को देखेगी, 11 को देखेगी, लेकिन एक के बाद ही 2 नंबर आता है, इसलिए दो को नहीं देखेगी। इसी प्रकार से 4 नंबर की राशि 5 नंबर को नहीं देखेगी, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। फिर 7 नंबर की राशि 8 नंबर को नहीं देखेगी, 10 नंबर की राशि 11 नंबर को नहीं देखेगी, क्योंकि ये जस्ट उसके सेकेंड हाउस में पड़ जाता है। ठीक है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान जी। रखना है। तो यहाँ पे नियम और डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है कि मेष राशि किस किस पे देखती है, कर्क राशि किसको देखेगी, तुला राशि किसको देखेगी, मकर राशि किसको देखेगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको हम थोड़ा सा चार्ट में दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 नंबर, मान लो यहाँ पर 1 नंबर की राशि है। ये 1 नंबर हमने कंसिडर किया कि 1 नंबर किसको देखेगा। तो हमने आपको बताया कि भाई 1 नंबर, चूंकि ये चर राशि है तो चर राशियां स्थिर राशियों को देखती हैं। तो स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? 2, 5, 8 और 11 ये होती हैं। अब हमने कहा कि 2, 5, 8, 11 को तो देखेंगी, लेकिन 2, 5, 8 और 11 में भी ये किसको नहीं देखेंगी? ये अपने से जो सेकंड पड़ रहा है उसको नहीं देखेंगी। तो ये किसको नहीं देखेंगी? तो 1 नंबर की राशि में आप देख रहे हो कि मैंने वहां पर दूसरे वाले घर को नहीं दिखाया है। मैंने वहां पर दिखाया है 5 नंबर के घर राशि को, 8 नंबर की राशि को और 11 नंबर की राशि को दिखाया है कि भाई 1 नंबर की राशि में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो वो 1 नंबर की राशि की मदद से 5 नंबर की राशि को देखेगा, 8 नंबर की राशि के घर को देखेगा और 11 नंबर की राशि के घर को देखेगा। लेकिन देखेगा कब? जब वहां पर कोई ग्रह बैठा होगा। देखेगा कब? जब वहां पर कोई ग्रह बैठा होगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो यहाँ पर देखेगा नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो राशियों की मदद से देखा करते हैं। इसी प्रकार से जो फिक्स्ड राशि है, फिक्स्ड राशि आप यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड राशि कौन सी होती है? 2, 5, 8 और 11। तो हमने कहा कि जो स्थिर राशियां होती हैं जिसको फिक्स्ड कहते हैं इंग्लिश में, वो चर राशियों को देखा करते हैं। मतलब 1, 4, 7 और 10 को देखते हैं। 1, 4 और 7 और 10 को देखा करते हैं। तो दो के पहले ही जस्ट एक आता है, 2 के पहले ही जस्ट एक आता है। इसलिए 2 नंबर की राशियों को यदि हम देखें कि 2 नंबर किसको देखेगा, तो वो 1 नंबर को छोड़कर बाकी सबको देखेगा। तो 2 नंबर जो है वो 1 नंबर को छोड़ेगा, बाकी 4 पे तो उसकी दृष्टि जाएगी। जहां पे भी 4 नंबर की राशि आएगी उस घर को देखेगा, जहां पे भी 7 नंबर की राशि आएगी उसको देखेगा, जहां पर भी 10 नंबर की राशि आएगी उस घर को देखेगा। ठीक है जी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि यहाँ पर जब कोई ग्रह होगा तभी देखेगा।
क्योंकि यहाँ पे ग्रह राशियों की मदद से देखा करता है। ठीक है। इसी प्रकार से डुअल राशियां हैं। तो डुअल राशियां क्या होती हैं, ये आपस में देखा करती हैं। डुअल राशियां कौन सी होती है? 3, 6, 9 और 12। तो 3, 6, 9, 12 जो है, यदि मान लीजिए हम मिथुन राशि को देखें कि मिथुन राशि किसको देखती है, तो मिथुन राशि 3, 6, 9 और 12 को देखती है। ठीक है। तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता देंगे, क्योंकि जिसने भी वीडियोस देखे हैं उसमें से एक दो स्टूडेंट मेरे को बोला है कि सर मेरे को थोड़ा अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो पंकज जी, आपका चार्ट बताइए। क्या हो गया? क्यों नहीं रहा इसमें? रुकिए जरा। आपने अपना वो निकाल लिया और ग्रह वगैरह चार कारक? हाँ, निकाल लिए, निकाल लिए। देखो, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ना बहुत एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है। इसको आप लोग बिल्कुल साथ साथ में सीखते ही चलो। इसको सीख लिया तो बस 80% एस्ट्रोलॉजर आज बन गए आप। जी। इवेंट के मामले में। ठीक है। इवेंट आप ऐसे ही बता जी। दोगे। अभी सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रुको। आप डायरेक्ट ऐसे ही बताओ। मशीन मशीन किसके यहाँ चल रही है? जिसके यहाँ भी हमारे मशीन यहाँ है से। ये वो म्यूट कर ले। ठीक है, बताओ पंकज जी, आप क्या है, यहाँ कौन सी राशि लग रही है? ये- यहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि है। जी। ठीक है, 3 नंबर। वहां पे कोई ग्रह बैठा है? हाँ, केतु बैठा हुआ है। केतु है। ठीक है। अ, कर्क राशि खाली है। ठीक है। सिंह राशि में गुरु और शुक्र है। हम्म। और 6 नंबर में मतलब कन्या राशि में सूर्य और बुध है। और तुला राशि में मंगल और चंद्रमा है। सप्तम भाव में राहु है, मतलब छठवे में कौन है? छठे में खाली है। छठा खाली है। 9 और में कौन है? मीन धनु राशि में राहु है। और मकर में शनि। कुंभ खाली, मीन खाली, मेष और वृश्चिक खाली। ठीक है। तो आपने देखो इसके कारक तो निकाल ही लिए। ठीक है। जी। जी। फिर भी आप बता ही दो, एक ही से कौन है मेरा आपके चार्ट का? आ, आत्म कारक मेरा बुध हो गया। बुध है। जिसका डिग्री है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ, हाँ। सही निकाला है ना बस? जी। जी। एएम के कौन है? और सूर्य है। और भातृकारक गुरु आ गया। ठीक है। मातृकारक शुक्र आ गया। और पुत्र कारक शनि आ गया। हम्म।
और ज्ञाति कारक चंद्रमा आया और दारा कारक मंगल। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज़ करेंगे ना, उस सॉफ्टवेयर में चाहे आप एस्ट्रोसेज यूज़ करें चाहे आप ज्योतिष ऐप करें, उसमें इंग्लिश में ये वाले नाम लिखे होंगे, AK AM के BK। ठीक है, उसको इस तरीके से समझ अच्छा। लेना। जी। अब यहाँ पर हमको जो समझाना है वो दृष्टियाँ समझाना है बेसिकली आपको पहले, जी। कि आप जो देख रहे हैं वो दृष्टियाँ कैसे देखना है। तो आपको दृष्टियाँ समझ में आई हैं? जी, मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमने आपको एक रूल बताया कि भाई चर राशियाँ स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियाँ चर राशियों को देखती हैं, और द्वि स्वाभाविक जो राशियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे को देखती हैं। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि जैसे केतु है, केतु यहाँ पर किस में बैठा हुआ है? यहाँ पर द्वि लग्न। स्वाभाविक राशि में बैठा हुआ है, 3 नंबर की राशि। क्योंकि 3 नंबर की राशि क्या होती है? डबल राशि होती है। तो यदि जी। केतु 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो 3 नंबर की राशि में बैठकर ये किसको देखेगा? ये 6 को देखिएगा। देखेगा, 9 को, 12 को। हाँ, तो ये जो देखने वाला है वो किसको देखेगा? ये देखेगा 3 नंबर की राशि से 6 नंबर को, 9 नंबर को और 12 नंबर को। ठीक है, 3 नंबर को, 3 नंबर को नहीं देखेगा, 6 नंबर को देखेगा, 9 नंबर को देखेगा, 12 नंबर को देखेगा। जी। है ना? क्यों देख रहा है? तो यहाँ पर केवल राशियां नहीं देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा था कि क्या सर यहाँ राशियां देख रही हैं? राशियां तो देख रही हैं, लेकिन राशियों को देखने के लिए वहां पे प्लेनेट होना चाहिए। ठीक है, तो राशियां कब देखेंगी? जब वहां पे प्लेनेट होगा। तो प्लेनेट है चूंकि, तो वहां पर बैठकर वो 3 को देखेगा, 6 को देख रहा है, 9 को देख रहा है और 12 को देख रहा है। सिंपल। ठीक है, क्लियर है ये? इसी प्रकार से यदि मैं बोलता हूं कि 12 नंबर क्या देखेगा? 12 नंबर नहीं में देखेगा। कोई ग्रह नहीं कोई है। नहीं देख। तो अब चूंकि 12 में कोई ग्रह नहीं है, तो ये कोई को नहीं देखेगा। तो देखने के लिए ग्रह होना जरूरी है। ठीक है, देखने के लिए ग्रह का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई ग्रह नहीं है तो देखेगा ही नहीं। इसी प्रकार से अब आप देखो कि हमारी सब, अब हमारी सेकेंड हाउस में पड़ रही है कौन सी? 1 4 10, मतलब चर राशि। तो क्या चर राशि यहाँ पे पढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लेनेट नहीं है, तो ये कोई को नहीं देख रहा है। फिर हमारा आता है यहाँ पे 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन सी राशि होती है? स्थिर राशि होती है। अब यदि 5 नंबर यदि स्थिर राशि होती तो क्या ये देखेगा? बताओ। जी। अब यदि ये देखेगा तो किसको देखेगा? तो ये है स्थिर राशि। स्थिर राशि किसको देखती है? चर राशियों को। तो अब 5 नंबर वाले जो लोग हैं, 5 नंबर की जो राशि है, मतलब 5 नंबर में कौन सी है? जुपिटर और वीनस, ये 5 में बैठे हुए हैं। तो 5 नंबर की राशि किसको देखेगी? 8 को। 8 को देखेगी, 11 को भी देखेगी फिर ये। गलत। 5 नंबर का मैंने क्या बोला भाई? ये 5 नंबर अच्छा, जो हाँ। राशि है वो स्थिर राशि है। स्थिर राशियां चर राशियों को देखती हैं। हाँ, ठीक है, सही कहा आपने। वो 7 को देखेगा, 10 को भी देखेगा। तो वो देखेगा 1 को, 7 अच्छा, को और 10 को। 10 को, वो हाँ। 4 को नहीं देखेगा, क्योंकि 4 उसके जस्ट पीछे है। तो मैंने आपको अच्छा। बताया था कि भाई उस राशि के जो आगे या पीछे होगा उसको नहीं देखेगा। ठीक है, अच्छा, तो वो 4 को नहीं देखेगा, क्योंकि 4 चर राशि है, उसको नहीं देखेगा। लेकिन 1 को देखेगा, 7 को देखेगा और 10 को देखेगा। तो यहाँ पे जो जुपिटर वीनस है वो 5 नंबर की राशि में बैठकर, वो 5 नंबर की राशि में बैठकर किसको देखेंगे? तो वो यहाँ पर
पांचवें घर को देखेंगे क्योंकि पांचवें घर में है चर राशि। और किसको देखेंगे? 10 नंबर की राशि को देखेंगे आठवें घर में। और वो और किसको देखेंगे? 1 नंबर को देखेंगे, 1 नंबर जो कि 11 घर में है, तो वो इसको देखेंगे। क्लियर है? जी, क्लियर। ठीक है जी। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर की राशि में कौन बैठते हैं? सूर्य और मरकरी। अब 6 नंबर कौन सी राशि होती है? डुअल राशि होती है। अब यदि ये डुअल राशि होती है तो ये डुअल राशियां आपस में एक दूसरे को देखा करती हैं, है ना? तो जी। डुअल राशियां आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तो ये जो सूर्य मरकरी है ये किस किस को देखेगी? ये देखेगो 3 नंबर को, 9 नंबर को और 12 नंबर को। ठीक है, सिंपल। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें ग्रह भी हैं इसलिए वो देख रही है, यदि ग्रह नहीं होते तो नहीं देखती। क्लियर है? जी। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर कैसी राशि है? चर राशि है। तो 7 नंबर हमने बोला कि भाई चर राशि है। चर राशियां कौन को देखती हैं? स्थिर राशियां को देखती हैं। तो 7 चर राशि है तो स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8 और 11। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 के बाद जस्ट 8 है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि 7 बार जो राशि है वो 8वें को नहीं देखेगी, वो किसको देखेगी? बाकी बच्चियों के, 2 को, 5 को और 11 को। तो 2 नंबर कहाँ लिखा है? 12वें घर में, तो 12वें घर को देखेगी, है ना? 11 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ देखेगी। 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, तो इनको देखेगी। तो इस तरह से 7वें राशि में बैठे गए जो प्लेनेट है मार्स और मून, वो आपके 2 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के हाउसेस को देखेगी, जहां पर वो राशियां मेंशन हैं। क्लियर है अभी एस्पेक्ट? अब दृष्टियां समझ में आ गई ना, कैसे देखना है? जी सर, जी सर, समझ में आया सर। हम्म। अब आप लोग बताओगे मुझे, अब 8 नंबर की राशि क्या देखेगी कि नहीं देखेगी? बताओ जरा। नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि इसमें कोई ग्रह नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई ग्रह नहीं है। अब 9 नंबर की राशि बताओ, ये देखेगी क्या? हाँ, ये देखेगी। किसको देखेगी? ये 12 को, हाँ, 12 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर को देखेगी। ठीक है। ये 12, 3 और 6 को देखेगी। ठीक है। अब 10 का जी। बताओ, ये देखेगी क्या? हाँ, ये देखेगी। किसको देखेगी ये? ये ये 11 को देखेगी। नहीं, बाकी ये 8 और 5 को देखेगी और 1 को भी देखेगी। एक को क्यों देखेगी? जब वो चर राशि है तो। 1, 4, 7, 10 चर राशि हाँ, है ना? ये चर राशि है तो चर राशियां चर राशियों को नहीं देखती, चर राशियां स्थिर राशियों को देखती हैं। तो स्थिर राशि कौन सी है? दो, 5 पाँच 2 आठ और 4 ग्यारह तो 11 को नहीं 11 देखेगी, 11 तो वो 2 को हाँ, देखेगी, 2 5 5 को और 8 को। 8 को। ठीक है पंकज जी? जी, जी। इस चीज को ध्यान रखना कि चर राशियां आपस में नहीं देखती, वैसे ही स्थिर राशियां आपस में नहीं देखती, वो एक दूसरे को देखते हैं। चर स्थिर को देखती है, स्थिर चर को देखती है। ये हो गया आपका एस्पेक्ट। आगे समझ में? जी। ठीक है जी। अब फिर हमने यहाँ पे आपको कुछ लगन बताए थे। लगन, तो जेमिनी में अपने अलग ही लगन होते हैं। जेमिनी में अपने अलग ही लगन होते हैं। और जेमिनी में जो प्रिडिक्शंस की जाती है वो इन लगनों के माध्यम से ही की जाती है। तो जेमिनी में ये लगन होते हैं। पहला होता है कारकांस लगना, दूसरा होता है पद लगना, जिसको हम आरूढ़ लगना भी कहते हैं। तीसरा होता है उपपद लगना। चौथा होता है द्वादश भाव के पद, अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे। और पांचवा होता है होरा लगना। छठवा होता है वर्णनाथ लगना। सातवां होता है भाव लगना। आठवां होता है घटिका लगना।
नौवां होता है निषेक लगना। तो लगन तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में केवल और केवल ये 4 लगन ही यूज किए जाते हैं। कारकांश लगन, पद लगन, उपपद लगन और द्वादश भाव के पद। ये 4 लगनों का ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इनसे ही सारी चीजें देखी जाती हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, देखो इनको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा आपको। उसका कारण ये है, क्योंकि ये जो लगन यहाँ पे बताए गए हैं, ये लगन आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। और यदि सॉफ्टवेयर में मिलेंगे भी, तो हो सकता है कि जो हम बता रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आए। जो कैलकुलेशन है वो हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा इनका अलग अलग है, इसलिए आपको इनको सीखना जरूरी है कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला आता है कारकांश लगना। कारकांश लगना, ये जो कारकांश लगना है ये आपको एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज जो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है, वहां पर ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको सही मिल जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो कारकांश लगनों में आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले इसका नियम यह है कि आप अपनी कुंडली का आत्मकारक ग्रह देखिए कि कुंडली का आत्मकारक ग्रह कौन है। ठीक है। आत्मकारक ग्रह के बाद आप ये देखिए कि आत्मकारक ग्रह नवांशा कुंडली में कौन सी राशि में स्थित है। नवांश कुंडली में कौन सी राशि में स्थित है। और तीसरे स्टेप में ये देखिए कि वो जिस भी राशि में स्थित है, वो राशि लगन कुंडली में कहाँ पड़ रही है। ये आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक चार्ट है। हमारा ये क्या है, ये हमारा एक चार्ट है। इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह कौन है, मंगल है। क्योंकि मंगल की डिग्री इस चार्ट में सबसे ज्यादा है। तो हमने पहला नियम क्या है, आत्मकारक ग्रह देखिए। अब उसको देखिए कि वो आत्मकारक ग्रह नवांशा कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें कि वो नवांशा कुंडली में कहाँ बैठा है, बताओ जरा। ये नवांश कुंडली है। तो नवांश 9 कुंडली में नंबर वो पे। 9 नंबर में बैठा हुआ है। 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है। तो आपका जो कर्कांश कुंडली बनेगी, वो 9 नंबर की बनेगी, है ना। क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन चार्ट में भी 9 नंबर में ही बैठा हुआ है। ठीक है जी, 9 नंबर में ही बैठा हुआ है। तो आपका जो कारकांश है वो आपका 9 नंबर का बन गया। ठीक है। तो आपका जो लगन है वो 9 नंबर का बनेगा। लगन आपका 9 नंबर का बनेगा। और बाकी के जो ग्रह हैं वो आपके कुंडली के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये कुंडली थी, कुंडली में 9 नंबर यहाँ लिखा था 7वें घर में। उसके बाद कौन सा आता है, 10 नंबर, उसके बाद 11 नंबर, उसके बाद 12 नंबर। तो लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में लिखे थे वही ग्रह आपको एज अ टिस कारकांश कुंडली में बिठा देना है। तो 9 नंबर में मंगल बुध यहाँ लिखे थे, 10 नंबर पे गुरु शुक्र ये लिखे थे तो यहाँ बैठा दिए। चंद्रमा और केतु यहाँ 11 नंबर में लिखे थे तो उनको यहाँ बैठा दिया। 12 नंबर पे शनि बैठा था उसको यहाँ बैठा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने कुंडली को 9 नंबर के हिसाब से रोटेट कर दिया। लगन कुंडली को आपने रोटेट कर दिया है 9 नंबर के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है इतना। एक और हाँ, एग्जांपल दूं, क्लियर है। फिर समझ में आएगा। देखिए, ये मान लीजिए एक व्यक्ति की कुंडली है। इस व्यक्ति की कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह कौन है, यहाँ पे भी मंगल ही है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मंगल यहाँ पर किस राशि में जाकर बैठा हुआ है। मेष राशि पर बैठे हैं।
थर्ड हाउस। तो लगन कुंडली में वो थर्ड हाउस में मेष राशि में बैठा है, और नवांश कुंडली में यही मंगल जो है वो कहाँ बैठा है, 9 नंबर में बैठा है 9 ना। 9 नंबर पर। अब हमको हम्म। कारकांश कुंडली बनानी है, हमको क्या बनानी है, कारकांश कुंडली बनानी है। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि कारकांश कुंडली बनानी है तो कारकांश कौन से लगन का बनेगा, कौन से नंबर की राशि का बनेगा। मेष राशि का ही बनेगा फिर तो। नहीं, वो आपके 9 नंबर का बनेगा ना। अच्छा। अच्छा, जहाँ नवांश चार्ट में जिस राशि पर हाँ, बैठा होगा उसी का बनेगा। बिल्कुल। नवांशा कुंडली में वो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का आपका कारकांश चार्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो हम्म। 9 नंबर में बैठा था तो 9 नंबर में बैठा दिया, बना दिया आपने। और फिर बाकी के जो ग्रह हैं, तो आप देख रहे हो कि बाकी के यहाँ पे जो ग्रह बन रहे हैं, तो 9 नंबर में देखो यहाँ पे कौन बैठा था, शनि बैठा था। तो आपने 9 नंबर में शनि बैठा दिया। फिर शनि के बाद मरकरी था, मरकरी के बाद सूर्य, राहु और वीनस थे। तो आपने उन्हीं ग्रहों को एज इट इज बैठा दिए। ठीक है। तो ये जो लगन है ना, ये डिसाइड किया जाता है नवांश से, लेकिन ग्रहों को बैठाया जाता है आपके लगन कुंडली के अनुसार। ठीक है। जी। एक और एग्जांपल देख लो तो और क्लियर हो जरा। अब इसमें बताओ, इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो है वो शनि है। शनि आप बताइए कौन सी राशि में बैठा है। 8 नंबर पे, शनि, वृश्चिक राशि में। नहीं वो तो लगन कुंडली में बैठा है ना। नवांशा अच्छा जी। देखना, हमें कारकांश लगन बनाने के लिए नवांशा से लगन डिसाइड होगा हमेशा। तो 12 नंबर पे मीन बैठे। राशि 12 नंबर पर। हाँ, तो वो 12 नंबर की राशि में बैठा है, तो नवा कारकांश जो लगन बनता है वो नवांश से बनता है। तो वो 12 नंबर में बैठा हुआ है शनि। तो आपको 12 नंबर के हिसाब से कुंडली बना लेनी है, और जो ग्रह बैठाना है वो लगन कुंडली के बैठाना है। ठीक है। हम्म। तो आपने देखिए यहाँ पे ठीक है। 12 नंबर का लगन बना लिया, और जो ग्रह हैं वो आपने लगन कुंडली के हिसाब से बैठा दिए। तो लगन कुंडली में राहु, जुपिटर और वीनस, ये 12 नंबर में थे, तो उनको वहां पे बैठा दिया, और बाकी ग्रहों को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सिंपल। ठीक है। जी। अब हम आपको ठीक है। प्रैक्टिकल करके बताते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। आपकी कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है वो कौन है, मरकरी। ठीक है। मरकरी। मरकरी है। अब जब जी। आपको मरकरी देखना है तो आप अपनी नवांशा कुंडली में देखिए, सॉफ्टवेयर है आपके पास। जी जी, 5 नंबर में है। रुक जाए, आप डिटेल बताओ जरा अपनी। एस्ट्रोसेज है सभी के पास। जी है। हाँ, तो एस्ट्रोसेज में तो हालांकि बना बनाया आ जाता है ये। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, डेट बताइए आप अपनी ज़रा। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर। 1991। टाइम क्या है और। नाइट 11 PM, 11:15। ठीक है। स्थान हो गया बक्सर। बक्सर। जी। क्या है बक्सर में, BAK। BUXAR। BUS। XXAR। अच्छा।
अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह कौन है, मरकरी। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको मरकरी को देखना है कि वो नवांश कुंडली में कहाँ है, कौन सी राशि में, बताइए। वो 5 नंबर में है, सिंह राशि में। ना, आत्मकारक ग्रह हो गया मरकरी। तो आप जब करकांश लग बनाएंगे तो वो कौन सी राशि, कौन सी लगन का बनेगा, कौन सी राशि का बनेगा? सिंह राशि का सिंह 5 नंबर राशि का का। बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया मरकरी जो है वो सिंह राशि में है। कहाँ पर? नवांश चार्ट में। ठीक है। तो आपकी ये जो जी कुंडली है ना, ये जो कुंडली है, इसको 5 नंबर के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है, इसको बस 5 नंबर के हिसाब से रोटेट करना है बस आपको। समझ रहे हो आप? जी तो आप जब कुंडली बनाएंगे तो इसमें ग्रह एज इट इज बैठा देना है जैसे लगन कुंडली में बैठे हैं। अंतर केवल इतना है कि आपको वो ग्रह 5 नंबर के हिसाब से बैठाना है। जी। ये तो 5 नंबर की, चूंकि मरकरी आपका सिंह राशि में था, तो आप 5 नंबर की कुंडली बना लेंगे। ठीक है। 5 नंबर की आपने कुंडली बना ली। अब 5 की बनाओगे तो 6 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, जो नंबर है वो तो जहाँ है वहाँ वैसे ही आ जाएगा अपने एडजस्ट क्रम के अनुसार। यहाँ पर ग्रहों के हाउस चेंज हो जाएंगे। हम्म। हमने कहा यहाँ पर ग्रहों के हाउस चेंज हो जाएंगे, राशियां तो वही रहेंगी। हाँ, लगन कुंडली के जो ग्रह हैं वो उसी राशि हाँ, में आएंगे, बस उन राशियों का जो हाउस है वो चेंज होगा। जो तो अब लगन कुंडली में देखो कौन कहाँ था। तो लगन कुंडली में 5 नंबर में जुपिटर और वीनस था। तो जुपिटर वीनस अब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। 6 नंबर में कौन था? सूर्य और मंगल, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध। 7 नंबर में कौन था? मंगल और चंद्रमा। 8 में कौन था? 8 ब्लैंक है। 9 में कौन था? राहु। 10 में कौन था? शनि। 11 में? ब्लैंक है। देख 3 नंबर में केतु है। 3 में केतु है। 4 में है कोई? ब्लैंक है, ब्लैंक। सब में हो गए सारे ग्रह। ठीक है। तो ये आपका कौन सा चार्ट बन गया? कारकांश चार्ट। आगे समझ में? जी तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि राशि नवांशा से उठाना है और ग्रह D1 से उठाना है। ठीक है, ये समझाने के लिए है, बाकी आपको उससे मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है एस्ट्रोसेज में। क्लियर हो गया आपको कौन है, जो मतलब? आत्मकारक है, ग्रह है, उसको नवमांश में देख लेंगे किस नंबर में बैठा है। हाँ जी। और जो जिस नंबर में बैठा है उस नंबर, लग्न में देख लेंगे वो नंबर में कौन कौन से ग्रह बैठा हुआ है, हाँ उसको लग्न मान लेंगे। हाँ, बस उसी को मतलब जो भी राशि नवांश में आई है उसके हिसाब से लगन जी कुंडली को रोटेट कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक जी है। जी। हम्म। आपको आगे समझ में, मधु जी? जी हाँ, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि दूसरा जो हमारा है चार्ट वो है श्वासांश चार्ट। ठीक है। एक तो होता है कारकांश चार्ट।
वो अभी हमने आपको बताना बनाना सिखा दिया। अब श्वासांश चार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बनता है। फर्क केवल इसमें क्या होता है वो आपको अभी समझ में आएगा। है बिल्कुल वो वैसा ही। तो अब इसमें क्या होने वाला है ये आप समझिए। अब दूसरा जो श्वासांश चार्ट बनता है उसमें ये रूल है कि आपका जो आत्मकारक ग्रह है, जैसे इनकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन है? मरकरी। ठीक है, आप ये देखिए कि मरकरी नवांशा कुंडली में किस राशि में बैठा है, तो इनके में वो 5 नंबर में बैठा था। लियो राशि में। ठीक है, लियो राशि में बैठा था। तो हम कारकांश चार्ट बनाने के लिए क्या करते थे? लगन कुंडली को रोटेट करते थे। लगन कुंडली को हम रोटेट करते थे नवांश चार्ट की राशि के अनुसार, है ना। लेकिन जो श्वासांश चार्ट है वो रोटेट होता है, नवांश कुंडली को ही रोटेट करता है वो। ठीक है, वो नवांश कुंडली को ही रोटेट करता है। तो जैसे इनके में नवांशा चार्ट में मरकरी लियो राशि में बैठा था, तो इनका जो नवांशा चार्ट, इनका जो श्वासांश चार्ट बनेगा वो कौन से उसका बनेगा? वो लियो राशि का ही बनेगा। लेकिन कुंडली रोटेट होगी अब कौन सी? नवांश कुंडली रोटेट होगी। जो ग्रह बनेंगे वो कौन से बनेंगे? वो अब यहां पर नवांश चार्ट के बनेंगे। अभी समझ में आ जाएगा। तो पंकज जी, आपके में 5 लियो राशि, जो लियो राशि में मरकरी बैठा था, है ना, आ- आत्मकारक ग्रह। तो 5 नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे लगन में ही। 5 के बाद क्या आता है? हम्म 6 आएगा 5 के बाद। 7 तो नहीं आता? नहीं। तो कुंडली आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, ये कुंडली बनेगी वही, लेकिन फर्क केवल एक आएगा, वो आपको अभी पता चलेगा। हाँ, तो अब फर्क क्या आएगा ये ध्यान रखिए। फर्क ये आएगा कि कारकांश चार्ट बनाने के लिए हम लगन कुंडली के ग्रहों को रोटेट करते थे, है ना। लेकिन श्वासांश चार्ट बनाने के लिए हम लगन कुंडली के ग्रहों को रोटेट नहीं करते, हम रोटेट करते हैं नवांश कुंडली के ग्रहों को। ठीक है, तो नवांश चार्ट में आप पंकज जी ये देखिए कि 5 नंबर में कौन बैठा है, तो वहां पे मरकरी बैठा होगा, है ना। जी। और कौन बैठा है 5 नंबर में? और कोई बैठा है? नहीं, और कोई नहीं बैठा है। अब 6 नंबर में देखिए, बताइए नवांश चार्ट में कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। ब्लैंक। 7 में कौन बैठा है? मंगल और मून और राहु। मंगल है, मून है, राहु है। ठीक है, जी। 8 में कौन बैठा है? 11 नंबर में शनि है, बाकी ब्लैंक है। 8 में कोई नहीं बैठा। नहीं। 9 में नहीं है, 10 में 8, नहीं 9, है। 10 ब्लैंक है। शनि है 11 में सीधा। 12 में कोई नहीं है। और एक एक में में भी केतु कोई है। नहीं है। एक में केतु है ना। एक में केतु है। जी। 2 में कोई नहीं है। 3 में शुक्र है। 4 में सूर्य और गुरु है। जी।
ठीक है। तो अब ये जो श्वासांश चार्ट बना है, ये किसको बना है? नवांश कुंडली को रोटेट करके, है ना? जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि श्वासांश चार्ट नवांश कुंडली को रोटेट करने के बाद बनता है, और कारकांश चार्ट लगन कुंडली को रोटेट करने के बाद बनता है। ठीक है जी, क्लियर है आपको सभी को? हाँ, इतना क्लियर है। तो अब हम कुछ पूछ रहे हैं, वो बताओ। ये है कुंडली। इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह है मंगल, और आपको श्वासांश चार्ट बनाना है। तो आप बताइए, लगन से बनेगा कि नवांश से बनेगा? किसको रोटेट करना पड़ेगा? लग्न क- क्या? क्या शौशांक बनाने के लिए हाँ। कर्कांश का जरूरत पड़ेगा? किसका? नौमांश, नौमांश का। नवांश का पड़ेगा। तो जी। नवांश में आप ये देखिए कि मंगल जो है किस राशि में बैठा है? मंगल यहाँ पर 9 नंबर की राशि में बैठा है ना? जी। नवांशा में। जी। तो कारकांश हो चाहे श्वासांश हो, लगन तो उसमें 9 नंबर का ही बनेगा दोनों में। जी। लेकिन चूंकि श्वासांश बना रहे हैं, तो रोटेशन जो आएगा वो नवांश कुंडली का आएगा। तो यहाँ पर जो जब श्वासांश बनाओगे तो 9 नंबर नवांश में जो बना है उसके हिसाब से पूरे ग्रह एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि मंगल शनि 9 में बैठे हैं, सूर्य 10 में बैठा है। तो जब आप सॉफ्टवेयर की मदद से बनाओगे तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर ऐसा आपको बना के दे देगा कि मंगल शनि 9 में आ गया, सूर्य 10 में आ गया, शुक्र यहाँ 11 में आ गया, नवांश के हिसाब से। और कारकांश में आप लगन कुंडली को रोटेट कर दोगे 9 नंबर के हिसाब से। ठीक है? जी। एक और देखो, इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में भी मंगल क्या है? आत्मकारक ग्रह है। अब बताइए, आपको कारकांश चार्ट बनाना है, तो कौन से नंबर, कौन सी राशि का बनेगा और किसको रोटेट किया जाएगा? फिर तो ये लग्न चार्ट के ही प्लैनेट बिठाने पड़ेंगे और ये 9 नंबर का लग्न बनेगा फिर। बिल्कुल, 9 नंबर का लगन बनेगा, क्योंकि मंगल जो है वो नवांशा चार्ट में 9 नंबर में है ना? और बाकी के जो ग्रह होंगे वो लगन कुंडली के हिसाब से रोटेट कर दिए जाएंगे। और यदि श्वासांश चार्ट चार्ट बनाना है पंकज जी, तो कौन से चार्ट को तो रोटेट हम करोगे? नौमांश चार्ट लेंगे। तो वहां पे नवांश चार्ट को रोटेट करोगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नवांशा चार्ट में सूर्य राहु 10वें में है, जुपिटर 11वें में है। तो जब आप चार्ट बनाओगे तो ये बिल्कुल वैसे ही बना देगा रोटेट करके। ठीक है जी? तो अभी आपको ये कारकांश और श्वासांश समझ में आ गया बनाते हुए? हाँ आपको जी। समझना जरूरी था। बाकी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देगा, सॉफ्टवेयर में हम आपको बता देंगे कहाँ दिखते हैं इसको। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पद लगन की, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको पद लगन कहते हैं या आरोहण लगना कहते हैं। अब ये जो पद लगन है ना, ये बहुत सरल है। पद लगन है, उपपद लगन है, ये बहुत सरल है। पद लगन जो होता है वो सिंपल सा ये है कि आप लगन कुंडली देखिए। पद लगन मतलब लगन। तो लगन कुंडली से लग्नेश जितने भाव आगे होगा उतने भाव ही लग्नेश से गिन लीजिए, वही आपका पद लगन होगा। तो पद लगन का मतलब होता है 1 नंबर, फर्स्ट हाउस। ठीक है? उपपद लगन का मतलब होता है 12 नंबर। तो आपको हमें पद लगन कैलकुलेट करना सिखाना है, पद लगन। तो आप ये देखिए, ये कुंडली देखिए। इस कुंडली में आप बताइए कि पद लगन
कौन सा होगा? तो पद लगन कौन सा होगा कि पद लगन का मतलब है लग्नेश, कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। पद लगन का मतलब क्या है? कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। तो इस कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, वो बताइए। तो 7th में ऊपर बैठा है, मरकरी है। अभी लॉर्ड कौन है ये बताओ। मरकरी। मरकरी। मरकरी है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और वो फर्स्ट हाउस से कितने घर आगे बैठा है? वो फर्स्ट हाउस से 7 घर आगे बैठा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि मरकरी 7वें घर में बैठा है। तो लगन से लग्नेश जितने घर आगे बैठा हुआ है, उतने ही घर आप लगने से काउंट कर लें, और जो घर आएगा वही पद लगन माना जाएगा। तो यहां पर मरकरी 7वें घर में बैठा है, तो आप मरकरी से 7 घर काउंट कर लो। तो मरकरी से जब 7 घर काउंट करोगे तो फर्स्ट हाउस आ जाएगा वापस से ही। तो इस कुंडली में जो पद लगन है वो मिथुन लगन ही बनेगा। इस कुंडली में जो पद लगन है वो कौन सा लगन बनेगा? मिथुन लगन बनेगा। ठीक है जी। एक और कुंडली देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि लगन कौन सा है? जेमिनी। और जेमिनी का लॉर्ड कौन होता है? मरकरी। मरकरी 7वें घर में बैठा हुआ है ना, फर्स्ट हाउस से। तो आप लग्नेश से मतलब मरकरी से 7 घर काउंट कर लोगे तो आपका फर्स्ट हाउस आ जाएगा। तो फर्स्ट हाउस जो है वो इस कुंडली का पद लगन बन जाएगा। तो अब आप इस कुंडली में बताओ, अपनी कुंडली में, पंकज जी। तो यहाँ पे जो लगन कुंडली है, इस कुंडली का मालिक कौन है? मरकरी है। आपकी मरकरी है। कुंडली का मालिक मरकरी। हम्म। और अब आपको पद लगन कैलकुलेट करना है। तो आप ये जी। देखेंगे कि भैया मरकरी जो है वो इस कुंडली में कहाँ बैठा है। तो मरकरी कहाँ बैठा है? चौथे घर में चौथे में। जाके बैठा है। तो एक दो हम्म। तीन चार मतलब 4 घर आगे। तो जब जी। आपको अपनी कुंडली का पद लगन कैलकुलेट करना है तो मरकरी से 4 आगे काउंट कर लो। तो मरकरी जी। जहाँ पे बैठा है वो चौथे घर में, तो 4 मतलब 1, 2, 3 और 4 मतलब 7वां घर। जी। तो आपकी कुंडली का जो पद लगन होगा वो कौन सी राशि का बनेगा? वो 9 नंबर की राशि का बनेगा। आगे समझ में? जी। ठीक है, इसको कहते हैं पद लगन। और एग्जाम्पल देखिए, समझ आएंगे तो और समझ में आएगा। ये देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल है। आप बताइए कि इस चार्ट में, इस लगन कुंडली के चार्ट में कौन है इसका लॉर्ड? शनि है। शनि इसमें कहाँ बैठा हुआ है? 11 घर में, 11वें घर में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस से, है ना। जी। तो जी। शनि से 11 गिन लीजिए। तो शनि से 11 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मतलब जहां पे ये चंद्रमा बैठा हुआ है 7 नंबर की राशि में, इसको हम पद लगन मान लेंगे। ठीक है। जी। और एक और चार्ट देखो, और क्लियर करो। इस चार्ट में देखो, इस चार्ट में लगन लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल इस चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है? 7वें सातवें घर में। में। अब जब 7वें में बैठा हुआ है तो मंगल से 7 गिन लोगे तो वापस से फर्स्ट हाउस आ जाएगा, है ना। हम्म। तो इस कुंडली का जो पद लगन हो जाएगा वो फर्स्ट हाउस बन जाएगा। आगे समझ में? जी, क्लियर हुआ। हो गया क्लियर? हम्म। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट होता है वो उपपद लगन होता है। क्या होता है? उपपद लगन। तो उपपद लगन का मतलब होता है 12वां घर और उसका लॉर्ड। 12वां घर और उसका लॉर्ड। जैसे पद लगन होता है फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो वैसे ही उपपद लगन जो होता है वो होता है 12वां घर और 12वें घर का लॉर्ड। तो जैसे अभी हम पद लगन को कैलकुलेट करते थे, वैसा ही हम उपपद लगन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि 12वें घर का लॉर्ड कौन है यहाँ पर? वीनस। जी। वीनस है। तो वीनस हम्म। इस चार्ट में कहाँ जाकर बैठा हुआ है? तो वीनस इस चार्ट में 5वें घर, तीसरे घर में जाके बैठा हुआ है। तो यहां से जी। जब काउंट करोगे तो कितना आएगा 12वें घर से? तो 1, 2, 3, 4 मतलब 4 घर आगे बैठा हुआ है वीनस 12वें घर से, है ना। बैठा है कि नहीं?
जी बैठा है। तो आप वीनस से 4 घर आगे काउंट कर लो, तो 1 2 3 और 4, मतलब छठवां घर। तो आपका जो उपपद लगना है वो कौन सा हो गया? छठवां घर हो गया। ठीक है, छठवां घर। आगे समझ में? जी। और एग्जांपल में देख लो तो क्लियर हो जाए। इस कुंडली में आप देखेंगे कि 12वें घर का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस इस चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में जाके बैठा हुआ है। तो 12वें घर से जब 8 काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 12वें घर से वीनस 9 घर आगे है। तो आप वीनस से 9 घर काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब चौथा घर, है ना? मतलब हाँ इस जी। कुंडली का जो उपबद लगन है वो चौथा घर होगा। होगा कि नहीं होगा? जी। जी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपपद लगन में 12वें घर को देखा जाता है, और 12वें घर का मालिक है शुक्र। शुक्र यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 12वें घर से 9वां है। तो जब आप शुक्र से 9 काउंट करोगे तो वो चौथा घर आ जाएगा। इसको कहते हैं उपपद लगन। ठीक है जी। जी। इस कुंडली में बताओ, इस कुंडली का मालिक कौन है 12वें घर का? शनि। शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ है? अपने से 12 में। अपने से 12वां। तो जब यहां से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12वें घर में बैठा हुआ है। तो जब शनि से 12 काउंट करोगे तो कौन सा घर आ जाएगा? ये आ जाएगा 10वां घर। जी। तो वही तो उपपद लगन यहाँ पे 10वां घर माना जाएगा। सिंपल। आगे समझ में? जी आगे। आप कारकांश लगन और श्वासांश का जो चार्ट है वो तो फिर सॉफ्टवेयर में मिलता है, लेकिन जो पद लगन है, ये जो उपपद लगन है, इनके चार्ट बने नहीं मिलते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसलिए इसको कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है। फिर इसके लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, और पेड सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ में कुछ बताते हैं, कुछ में कुछ बताते हैं। बात ये है, इसलिए हमने आपको इसको मैनुअली सिखाया है, जो कि बहुत सरल है। इसके बाद अब किसका इंपॉर्टेंस है? तो आपने पद लगन भी सीख लिया, उपपद लगन भी सीख लिया, ये सारे सीख लिए। तो चौथा स्टेप जो आता है वो आता है द्वादश भाव के अरुण पद। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द्वादश भाव मतलब, जैसे आपने अभी पद लगन सीखा है, उपपद लगन सीखा है, वैसे यहाँ पर 12 घरों के अपने अपने अलग अलग लगन बनते हैं। 12 घरों के अपने अपने अलग अलग लगन बनते हैं। तो पहला आ गया आपका आरुण लगना, जिसको पद लगना कहते थे। दूसरा आ गया आपका, अब पहले घर का जो होता है लॉर्ड वो कहलाता है इसमें पद लगना, इसको हम आरुण लगना भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे घर का लॉर्ड कौन है? दूसरे घर का यहाँ पे होता है कोष लगना। क्या होता है? कोष लगना। कोष लगना क्यों कहते हैं? कोष लगना इसलिए कहते हैं कि कोष का मतलब होता है संपत्ति, है ना, पैसा। और सेकेंड हाउस पैसा और संपत्ति को बताता है। तो जब आप कोष लगाना कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे अभी करते आए हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है इस कुंडली में, बताओ जरा। चंद्रमा। चंद्रमा। अब आप देखोगे कि चंद्रमा जो है वो सेकेंड हाउस से कितने घर आगे बैठा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो चंद्रमा यहाँ पे 8 घर आगे बैठा हुआ है। तो चंद्रमा से 8 गिन लो। चंद्रमा से 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब चंद्रमा से 8 गिनोगे तो इस कुंडली का जो चौथा घर है वो कोस लगना बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? कोस कोस। लगना बन जाएगा। आगे समझ में? जी। आपकी कुंडली में कोस लगना कौन है बताओ अब? मेरे में 10 नंबर। आपकी कुंडली में कोस लगना
का जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर पांचवें घर में बैठा हुआ है, जो कि सेकेंड हाउस से कितने घर आएंगे, एक दो तीन चार, चार घर आएंगे है ना। जी तो जब जी चंद्रमा से चार गिनोगे तो एक दो तीन चार, मतलब जहां 10 नंबर की राशि लिखी है आठवां घर, ये कोस लगना हो गया। ठीक है, जी आगे समझ में, मधु जी आपको आ गया। हाँ हो गया। वैसे ही होता है भाद्र लगना। ठीक है, वैसे क्या होता है थर्ड हाउस का लगना कौन सा है, भाद्र लगना। तो भाद्र लगना कैसे देखोगे, इस कुंडली में भाद्र लगना बताइए कौन होगा, बताओ। सिंह सन राशि होगा। पांच। सिंह राशि है तीसरे घर में, इसका लॉर्ड कौन हो गया, सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है छठवें घर में। तो यहाँ से ये कितने घर आएंगे, एक दो तीन चार, चार घर आएंगे हैं। तो जब सूर्य से चार गिनोगे तो एक दो तीन चार, मतलब नौवा घर। चारण। इस कुंडली का नौवा घर जो है वो भाद्र लगना बन जाएगा। क्लियर है। तो आपके चार्ट जी में कौन बनेगा भाद्र लगना, पंकज जी। मेरे दो सन बैठा है 6 नंबर पे, मतलब अपने से अगले घर पे। हाँ, तो तुला राशि हो जाएगा। तो तुला सात राशि नंबर जहाँ पे लिखी हुई है मतलब पांचवा घर आपका भाद्र लगना बन जाएगा। ठीक है, जी जी वैसे ही अब नेक्स्ट लगना कौन सा है, नेक्स्ट लगना जो है वो आपका है सुख लगना, सुख लगन। तो सुख लगन कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जैसे अभी करते आए हो। तो जी सुख लगन मतलब चौथे घर का लॉर्ड मरकरी। तो चौथे घर से मरकरी कितने घर आएंगे, चार घर आएंगे, एक दो तीन चार। तो मरकरी से जब चार गिनोगे तो एक दो तीन चार, 10वां घर आ जाएगा। इस कुंडली का शुक्ल लगन कौन बन गया, 10वां घर। आगे समझ में। जी जी अब अपने चार्ट में बताओ कौन है शुक्ल लगन। मरकरी है उसी, वही हो हाँ, गया तो मतलब मरकरी अब चूंकि वहां का ही प्लेनेट है और वहीं पर बैठा हुआ है, तो यही आपका शुक्ल लगन बन गया। ठीक है, जी अब नेक्स्ट लगना आपका आ गया मंत्र लगना या पंचमारुण लगना। ठीक है, तो पांचवें घर को देखोगे आप फिर। तो पांचवें घर का लॉर्ड कौन है इस कुंडली में, पांचवें घर का लॉर्ड इसमें शुक्र है। शुक्र यहाँ पांचवें घर से कितने घर आएंगे, चार घर एक दो तीन चार, चार घर आएंगे है। जी तो जब चार घर आगे है तो शुक्र से चार घर आगे कैलकुलेट कर लो, एक दो तीन चार, मतलब 11वां घर। 11वां घर इस कुंडली का पंचमा ऋण बनेगा। तो आपकी कुंडली का कौन बनेगा। मेरे घर में अपने से 11, मतलब इसका शुक्र है तो अपने से 11 में बैठा है। हाँ, तो 11 काउंट करें तो एक दो एक दो तीन चार लग्न हो पाँच जाए। छ, सात आठ नौ दस ग्यारह, मतलब लगना। तो फर्स्ट हाउस जी जो है वो इस कुंडली का पंचमा ऋण लगना बन जाएगा। अब इसी प्रकार से रिपु लगना जो छठवें घर का होता है वो रिपु लगना होता है। तो छठवें घर का लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल कहाँ है, अपने से 12वें में है। ठीक है, जी तो अपने से 12वें में है, तो मंगल से 12 कर लो, तो अपना चौथा घर आ जाएगा, है ना। जी तो चौथा घर आपका रिपू लगना हो गया। इस तरह से इसमें जितने भी ये जो 12 लगना बताए गए हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। मेथड सबकी एक सी है। आगे समझ में सभी को, जी समझ में आ गया। आ गया ना, आपको आ गया मधु जी। हाँ, आ गया। तो अब मैं आपकी परीक्षा के लिए एक बात कर रहा हूँ कि लाभ लगना बताइए कैसे कैलकुलेट होगा इस कुंडली में। ये कुंडली है, बताओ लाभ लगना, बताओ कौन सा होगा। 9 नंबर को होगा, 9 नंबर राशि का। लाभ लगना मतलब जुपिटर। 11th लॉर्ड जु, हाँ, जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है? हाँ, कहाँ बैठा है, जुपिटर है अपने से। छठवें घर पे बैठा है वो, 4th हाउस में। तो यहाँ पर ये 9th हाउस आ जाता है।
तो सोलर जुपिटर जो आइसक्रीम। है वो अपने 11वें घर से 6वें में है, तो जुपिटर से 6 गिन लो। दो, तीन, हाँ, चार, पाँच, छः, 9वां घर। ठीक है। इसको नौवा। कहते हैं अपन लाभ लगना। इस कुंडली में लाभ लगना कौन होगा? इस कुंडली में मार्स ही होगा। मार्स कहाँ बैठा है? मार्स यहाँ 7th हाउस पर बैठा है। आठवें। हम्म। कितने घर आगे है? 9वें घर आगे है, तो यहाँ मेरे से ये 3rd हाउस आ जाता है। सिंह थर्ड हाउस 5 आ नंबर की जाता है। राशि। ठीक है। तो ये हो गया लाभ लगना। आगे समझ में? तो इस तरीके से 12 के 12 लगन कैलकुलेट होते हैं। क्लियर है? हाँ, क्लियर है इतना। तो अभी हमने आपको ये कैलकुलेट करना सिखा दिया कि किस तरह से ये कैलकुलेट होते हैं। आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे ना, इसमें हम इनका यूज बताएंगे कि ये बताते क्या हैं, इनको देखना क्या है। अब इसी प्रकार से हम दशा आपको बता देते हैं। दशा, देखिए जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो 70 प्रकार की दशाएं हैं। 70 प्रकार की दशाएं। आपने अभी तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक दशा सुनी है। मतलब वैसे तो जैम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 40 प्रकार की दशाएं होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, लेकिन जो सबसे फेमस दशा है वो विंशोत्तरी दशा है, जिस पर आप काम करते हो। तो वैसे ही जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में 70 प्रकार की दशाएं हैं, लेकिन हमें केवल सारी की सारी दशाएं नहीं सीखनी है। हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, और जो इजीली सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, उन दशाओं पे ही हम बात करेंगे। सारी दशाओं पे बात नहीं करेंगे। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा होती है, वो दशा होती है सबसे पहले चर दशा। किसकी दशा? चर दशा। और जो चर दशा है वो राशियों की दशा होती है। राशियों की। आपने देखा होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हम ग्रहों की दशा समझते थे कि भाई सूर्य की दशा आ रही है, मंगल की दशा आ रही है ना। लेकिन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा होती है वो राशियों की दशाएं होती हैं। किसकी दशा होती हैं? राशियों की। अब ये जो दशा है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में दशा देखने को मिलेगी। तो आप लोगों में किसके पास है एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन अभी? मेरे मेरे पास है। पास। तो जिसके पास भी है वो अपनी स्क्रीन शेयर करे, मोबाइल की। मोबाइल से लॉगिन हो ना आप लोग? हाँ, हाँ। यहीं से कर दे। पहले इसको चीज़ से तो बताओ। 1 बाय 1 करो। पता है कैसे करते हैं? हाँ, हाँ, पता है। हाँ तो करो फटाफट। पहले स्क्रीन कैसे है ना? स्क्रीन शेयर करो पहले, सॉफ्ट में बाद में जाना। अब जाओ एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में। ये सब क्रॉस कर दो ऊपर से, जो क्रॉस का आ रहा है। कहाँ से करना है? कर दिया और हो गया। अब कुंडली में जाओ, जो कुंडली लिखा है। अब यहाँ पे अपनी कुंडली खोल लो। अपनी कुंडली खोल लें। जिसकी भी खोलना है उसकी खोल लो। तो खोलना कैसे है जरा ये बताइए। यहाँ जो इंटर नाम है, इस इंटर नाम में अपना नाम डाल दो। हम्म। एस्ट्रोसेज चलाया नहीं क्या कभी? अब डेट में जाओ और डेट में अपनी डेट सेलेक्ट करो।
सेट कर लो। सेट पे क्लिक कर, हाँ। अब टाइम पे जाओ। टाइम क्या है? 5:55 है ना? तो 5:55 मतलब हाँ, यहाँ पर 5:55, देखो इसमें एएम और पीएम से होता है, तो एएम पीएम से यहाँ पे 15 के हिसाब से आएगा यदि शाम का है तो। 15 पे जा। 17 ही डालना 17, 17 आएगा। 17 मतलब 5। पड़ेगा। हम्म। तो 5 ना करके 17 करो उसको। हम्म। ऐसा। हाँ ठीक है, सेट कर दो। अब जो आगरा लिखा है, आगरा पे क्लिक करो लोकेशन में। हम्म। यहाँ पे जो जबलपुर आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लो, या सिवनी है ना, सिवनी, सिवनी हम्म। सेलेक्ट करो। सिवनी में पैदा हुए तो सिवनी सेलेक्ट करो। अब मेल हो फीमेल हो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। हो गया। गेट हाँ, हॉरोस्को ये तो हो अब गया। गेट हॉरोस्कोप करो, सबसे लास्ट का ऑप्शन। हम्म। हम्म। अब कुंडली बनकर आने वाली है, ये आ गई कुंडली। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम्म। बेसिक में जाओ। पंकज जी आप भी करते हाँ, रहना अपना। एक मिनट। अब ये बीच बीच में क्या है, इन लोगों की ऐड आएगी तो उसको जी जी। हटा देना। बेसिक में जाओ। अब बेसिक में हम्म। ये जो दशा है, दशा में जाओ। हाँ। हम्म। अब ये दशा जो है ना यहाँ ये पे, ये है तीन विमशोत्री पोती दशा। मान। अब इसको बाजू में खिसकाओ, स्लाइड हाँ। करो इसको। हम्म। स्लाइड करो तो वहां पर लिखा आएगा और महादशा, फिर आएगा बाजू में करो क्लाउड आएगा, ऐसे कर करके उसमें एक चढ़ दशा का ऑप्शन आएगा। और खिसकाते चलो बाजू में। ये आ गया चढ़ दशा। ठीक है, तो हम पहले चढ़ दशा पढ़ेंगे। हम्म। योगनी नहीं करो, चढ़ दशा करो। ये है चढ़ दशा। तो ये इसमें क्या है, अभी देखो इसमें चढ़ दशा की महादशा लिखी हुई ऊपर। तो अभी जैसे हम्म। 2023 चल रहा है, तो अभी 2023 में हाँ, किस यही तो राशि हो की गया। दशा चल रही है? हम्म। अभी चल रही है जेमिनी राशि की दशा। जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, 26/6/2017 से लेकर 26/6/2029। 2023। तो ये जेमिनी राशि की दशा चल रही है। जेमिनी हम्म। मतलब मिथुन राशि की दशा। तो अब यहाँ पे जो चर की अंतर्दशा लिखी है, इसमें जाओ, तो जेमिनी के अंदर जाना। जेमिनी के अंदर जाना है। हाँ, इसको ऊपर करो और ऊपर खिसकाते जाओ। हम्म। अभी ऊपर ही नहीं जाना। इतना ऊपर मत जाओ, ये तो 63 हो गया, 2063। नीचे आओ, नीचे आओ। 2023 के आसपास का हाँ, ये देखो। तो जाना। हाँ, इतने में ये जेमिनी जो लिखा है 12 साल। हम्म। तो जेमिनी की दशा जो चल रही है वो 12 साल हम्म। चल रही है। और इसमें जो आप देख रहे हो कि जेमिनी के अंदर अभी 2023 चल रहा है, अब 2023 खत्म है, ये 24 चालू है। तो आप देख रहे हो कि 26/6/2023 हम्म। से लेकर 26/6/2024 तक SCO लिखा है। SCO का मतलब है स्कॉर्पियो। ठीक है, मतलब अच्छा। अभी जेमिनी के हम्म। अंदर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि की दशा चल रही है। ठीक है, इस तरह से इसमें दशा देखनी है। मंगल की। हम्म। हम्म। तो पंकज जी आपने किया, इसमें देखा? जी मैंने देखा। आपकी कौन सी दशा चल रही है? अभी चल रहा है इसका कैप्रिकॉन का। महादशा किसकी है? कैप्रिकॉन का। और कैप्रिकॉन के अंदर? कैप्रिकॉन के अंदर चल रहा है, बता रहा
हाँ, कैप्रिकॉर्न का चल रहा है। कैप्रिकॉन के अंदर कैप्रिकॉन ही चल रहा है। जी। ठीक है, तो इस तरह से ये चर दशा देखते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाजू में योगिनी दशा लिखा हुआ है। योगिनी दशा, हाँ। हाँ, तो हम योगिनी दशा भी वैसे पढ़ेंगे। तो योगिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो योगिनी में 8 प्रकार की योगिनी दशा होती है। अभी हम उसकी थ्योरी बता देंगे। तो उसको भी जब देखना है तो उसको भी कुछ इसी तरीके से देखना है। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है मधु जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी 2016 तक आगे, इसको ऊपर करो जरा, खिसकाओ, ऊपर खिसकाओ। हम्म, हाँ, तो अभी चल रही है, मंगला हो गई 19, ये खत्म। अभी चल रही है 22, है ना। तो जो बी आर लिखा हुआ है, बी आर, ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ, ये बी आर 13/4/2022 से लेकर 13 अप्रैल 2022 से लेकर 13/4/2026 तक, नीचे रहने दो, 13/4/2026 तक ये आपकी बी आर की दशा चल रही है। बी आर का यहाँ पे जो मतलब होता है वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है। अब बी आर के अंदर देखो किसकी चल रही है। अभी बी आर के अंदर बी ए की चल रही है, बी आर और बी ए 17/3/2023। और फिर यू आई के अंदर चल रही है 17/11/2023, और उसके अंदर एस आई 27/8/2024। इसको जब हिंदी में करोगे ना, हम्म, अभी ये इंग्लिश में फॉर्मेट सेट है इसलिए थोड़ा हाँ, सा समस्या आ रही है। अभी हिंदी में करोगे तो अच्छा। हिंदी में लिखा आएगा नाम। तो अब ये जो दशा चल रही है इसमें अभी चल रही है 27/8/2024 तक एस आई की। ठीक है। ठीक है, तो अब इसको ना सबसे नीचे लिख के आ जाओ, ऊपर करो, और इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पूरा हम्म, ऊपर खिसका दो इसको। हम्म, खिसका दो पूरा ऊपर तक। हम्म, हाँ, तो ये इसके पूरे नाम हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो आपके बी आर की दशा चल ये रही है, तो पूरे बी ऊपर का है। आर का मतलब अलग है। तो देखो यहाँ पे 8 योगनियाँ होती हैं। पहली होती है मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, हाँ,